हाय एवरीवन, आई एम कृतिका एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं इस वीडियो में। सबसे पहले आई एम कृतिका, आई हैव डन मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड बहुत लोग हैं जिनको इकोनॉमिक्स के काफ़ी कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम आती है, स्पेशली जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स उनका सब्जेक्ट नहीं रहा ग्रेजुएशन वगैरह में, तो उनको प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए ये चैनल बनाया गया है जो आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल बेस से क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगी। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आई गेट बैक टू यू या मैं उससे रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊँ। चलिए अब मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। सो क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट जो है वो एक बहुत ही कॉमन वर्ड पे बेस्ड है जो बार बार हमारा पूरी मैक्रो में यूज़ होगा, और ये थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? ये आउटपुट का एक लेवल है, YF से हम इसको डोनेट करेंगे। तो ये आउटपुट का वो लेवल है जहाँ पर कोई भी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। सो ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है क्या फ्रेंड्स? ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि सपोज कीजिए वेज रेट जो है $25 है इकोनॉमी में। अब आप जा रहे हैं जॉब ढूंढने और आपको जॉब मिल नहीं रही, तो आप क्या हैं? आप इनवॉलेंट्रीली अनएम्प्लॉयमेंट है। इनवॉलेंट्री मीनिंग कि आप अपनी इच्छा के विरुद्ध जो है, आप अपने डिजायर के अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। आप जॉब करना तो चाहते हैं $25 वेज रेट पे, पर आपको जॉब मिल नहीं रही, तो आप इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड हैं। और इस इकोनॉमी में क्या है कि जो भी जॉब ढूंढ रहा है उसको मिल जाएगी, तो देयर इज नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। और मैं एक कंसेप्ट इसमें क्लियर कर दूँ। सपोज कीजिए वेज रेट है $25, आप कहते हैं कि नहीं नहीं, इस वेज रेट पे मुझे काम ही नहीं करना, मुझे जॉब ढूंढनी नहीं, तो आप इस वेज पे जॉब करना ही नहीं चाहते। तो इसमें आप अनएम्प्लॉयड तो हैं, लेकिन आप इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड नहीं हैं। आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है इस केस में वो वॉलंटरी है, मतलब कि आप अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड हैं। तो इस केस में आप इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकती मैं आपको। तो ये सब इंडिविजुअल्स एक्सक्लूडेड है मेरी अनएम्प्लॉयमेंट से जब मैं फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करती हूँ। तो मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि ऐसा तो हो सकता है कि इंडिविजुअल्स हैं जो प्रेजेंट वेज रेट पे जॉब करना ही नहीं चाहते, बट अगर आप जॉब करना चाहते हैं प्रेजेंट वेज रेट पे तो आपको इकोनॉमी में जॉब मिलेगी, और इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। हालांकि फ्रेंड्स, हम जानते हैं ये सच नहीं होता। तो ये बात को प्रूव करने के लिए क्लासिकल्स ने दो एजम्पशंस ली कि ये चीज़ होगी, और वो दो एजम्पशंस क्या हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस थ्योरी का। वो सबसे पहला है एक सेज लॉ। तो ये सेज लॉज क्या कहता है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। व्हाट डज इट मीन? मतलब ये कि जितना भी एक इकोनॉमी में सप्लाई होगा, सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर सप्लाई करते हैं। तो प्रोड्यूसर सपोज करो 100 यूनिट्स सप्लाई करते हैं, तो ये 100 यूनिट्स उनका बिक जाएगा, तो ये मेरी डिमांड भी 100 हो जाएगी और ये मेरा बिक जाएगा 100 यूनिट्स। और कोई भी जितना सप्लाई है, पहले सप्लाई डिटरमाइन होगा, उससे मेरा डिमांड डिटरमाइन होगा, और सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, और मेरा इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। पर ये जो मैंने कहा कि सप्लाई 100 की करेंगे, तो क्या प्रोड्यूसर्स अपनी मर्जी से सप्लाई करेंगे और उसकी डिमांड क्रिएट हो जाएगी? नो। प्रोड्यूसर्स कितना सप्लाई करेंगे? प्रोड्यूसर्स YF लेवल ऑफ आउटपुट सप्लाई करेंगे अगर, तो जितना जो सप्लाई क्रिएट होगी वो इक्वल टू डिमांड हो जाएगी, उतने इक्वल हमारी डिमांड क्रिएट हो जाएगी। और ये YF वो लोग को कैसे पता चलेगा कि उनको कितना सप्लाई करना है? बेसिकली प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, लेबर जब सप्लाई इज इक्वल टू लेबर डिमांड इक्वल होगी, तो उससे एक आउटपुट का लेवल आएगा YF। और ये आउटपुट लेवल वो जब सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जब वो सप्लाई करेंगे अपने वर्कर्स को, वो इनकम पे करेंगे, और जब वो अपने वर्कर्स को इनकम पे करेंगे तो वो वर्कर्स मार्केट में जाएंगे और वो गुड्स जो है वो खरीदेंगे। जब वो गुड्स बाय करेंगे तो उससे डिमांड जनरेट होगी, तो जितना वर्कर्स इनकम क्रिएट होगी उतनी डिमांड क्रिएट होगी, और डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएंगे और एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसका मतलब है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, देयर इज नो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। डिमांड की तो डेफिशिएंसी हो ही नहीं रही ना,
क्योंकि जितना सप्लाई कर रहे हैं उतनी इनकम जनरेट हो रही है और इनकम को खर्च कर रहे हैं, तो अगर खर्च कर रहे हैं उतनी डिमांड हो रही है और ऑटोमेटिकली मेरी सप्लाई और डिमांड जो है वो इक्वल हो रही है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया कि ये वाई एफ एन डी इज इक्वल टू एन एस से कैसे वाई एफ आया, ये अभी इसी वीडियो में हम देखेंगे। अभी के लिए आप ये सोच सकते हैं कि प्रोड्यूसर एक वाई एफ लेवल प्रोड्यूस करेंगे और अपने आप उतनी डिमांड इकोनॉमी में जनरेट हो जाएगी और फिर सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। डिमांड नहीं है जो डिटरमाइन करती है एक इकोनॉमी में कि कितना गुड्स प्रोड्यूस होगा। सप्लाई जितनी होगी उतनी डिमांड अपने आप हो जाएगी इकोनॉमी में। और अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि मेरे को इनकम मिली, मैं तो सेव कर लूँगा। तो इसके लिए क्लासिकल्स ने एज्यूम किया, अगर आपने इनकम जो है वो सेव करी तो सेविंग्स आप क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो जब इन्वेस्ट करेंगे कैपिटल गुड्स में, उससे हमारी सप्लाई भी उसी से हमारी वही जो है वो डिमांड ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड्स है। ये जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो दैट इज डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स। तो तब भी अगर सेव भी आप कर रहे हो तब भी ये थ्योरी जो है सेज लॉ वो होल्ड करता है। चलिए अब इसी से हम आते हैं सेकेंड एजम्पशंस पे, जो फुल एम्प्लॉयमेंट को और एक रिजिड और एक उसके लिए एक आर्ग्यू करता है, वो है वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। तो सपोज कीजिए फ्रेंड्स, मैं बोलती हूँ कि अब डिमांड नहीं उतनी जनरेट हो रही, मेरी जो सप्लाई है वो ज़्यादा है डिमांड से। सप्लाई जो मैंने करा, मैंने 100 यूनिट्स करा, मैंने YF जो है 100 यूनिट सप्लाई कर दिया, अब डिमांड मेरी 80 है, नहीं मेरे पूरी हो रही है। तो क्या होगा, ये चीज़ इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए एक सेल्स लॉस तो है, वो बोलता है अगर ऐसा केस हो भी जाता है तो मेरा जो प्राइस है वो एडजस्ट करेगा। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं जब सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम है, तो क्या होगा, मेरा प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। जब प्राइस कम होता है, हम जानते हैं कि डिमांड जो है बढ़ेगी एक इकोनॉमी को। तो जब डिमांड बढ़ेगी तब तक बढ़ेगी, तब तक प्राइस घटेगा, तब तक डिमांड बढ़ेगी, जब तक मेरा डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई नहीं हो जाता। मतलब मेरी डिमांड प्राइस उतना गिरेगा कि मेरी डिमांड बैक टू 100 होगी और ये 100 इज इक्वल टू 100 होगा। तो ये जो प्राइस की फ्लेक्सिबिलिटी है, जो एकदम प्राइस चेंज हो जाता है सप्लाई ओवर सप्लाई होने में और एकदम कम हो जाता है, इससे जो है फुल एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमी में अचीव होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 एजम्पशंस हैं। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है इन दोनों एजम्पशंस में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए आगे मूव करते हैं इसके फॉर्मल मॉडल पे, कि हम देखेंगे कि कैसे सब उन्होंने मॉडल के फॉर्म में बताया। ये तो सब थ्योरी है, अब हम देखेंगे कैसे इक्वेशंस आई, कैसे डायग्राम्स आए और कैसे उन्होंने बताया। तो सबसे पहले मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरा जो YF है वो ND इज इक्वल टू NS से डिटरमाइन होता है। तो हमने पिछली कुछ लास्ट वीडियोस में ND कर्व और NS कर्व की डेरिवेशन करी थी, जिसमें मेरा ND कर्व ऐसा आया था, मेरा NS कर्व ऐसा आया था, ये NS है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, यू कैन गो बैक एंड सी दोज वीडियोस। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये शेप्स क्लियर हैं कि ये कर्व ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो यू डोंट नीड टू गो बैक टू दोज वीडियोस। बट मैं बता दूं, एग्ज़ाम में अगर आप इनके शेप के बारे में 2-3 लाइंस लिखेंगे तो ये एग्जामिनर को बताता है कि आपने रट्टा नहीं लगाया, आपको कंसेप्ट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर है। तो इसके शेप्स का रीज़न पता होना ज़रूरी है। अगर आपको खुद समझ आ जाता है तो वेल एंड गुड, वरना लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो जो मेरा लेबर डिमांड कर्व है वो ऐसा आया था। हमने बोला था इसकी शेप का बेसिकली रीज़न है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है उसकी वजह से ये ऐसी शेप आती है, हमने ये बोला था। अब जो बुक्स में आप देखेंगे ये हमने WYP के अगेंस्ट प्लॉट किया था। अब क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो रिलेशन नेगेटिव है मेरा, है ना। अब मैं बुक्स में देखूंगी ये ना V जिन्होंने वर्टिकल लाइन पे ले रखी होती है और N इन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले रखा होता है, और ये ऐसा कुछ कर्व दे रखा होता है और ये वाला कर्व भी होता है। तो आप कंफ्यूज अगर हो रहे हैं कि ये 2 कर्व्स कैसे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसी कर्व से ये कर्व कैसे आता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम MPN कर्व को WYP के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं, राइट। तो सपोज कीजिए ये मेरी जो थी इक्वेशन आई थी, आप ये वीडियो में आई थी, और ये
कोई भी स्टैंडर्ड बुक में यही इक्वेशन है लेबर डिमांड की। अगर मैं प्राइस को इस साइड ले जाऊं तो मेरी ये इक्वेशन बन जाएगी फ्रेंड्स। तो अब मैं चाहूँ तो W/P की जगह यहाँ W के अगेंस्ट MPN अपना ये लेबर डिमांड प्लॉट कर सकती हूँ कि W अगर चेंज होगा तो मेरी लेबर की डिमांड कितनी चेंज होगी, और ये जो लेबर की डिमांड है ये क्या बन जाएगी, W = MPN इंटू प्राइस, क्योंकि मैंने W के अगेंस्ट प्लॉट कर दिया अगर ये, तो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा। हम इस थ्योरी में ये रीजन जो नेगेटिव रिटर्न्स जो स्केल है उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक प्रोड्यूसर इतना पागल नहीं है कि वो लेबर यूज़ करेगा, उसको वेज देगा और उसका आउटपुट अगर कम होगा तो वो लेबर यूज़ करता रहेगा। तो आप देखेंगे बुक्स में कि यहाँ पर ख़त्म है, राइट। और ये वाले रीजन पे भी हम ऑपरेट नहीं करते जो CRS है, और वो इसलिए नहीं करते क्योंकि ऑप्टिमम नहीं होता। तो हमेशा DRS वाले रीजन पे ऑपरेट करना ऑप्टिमम है। इसलिए अगर आप इस रीजन के कॉरस्पॉन्डिंगली एक कर्व निकालेंगे तो W/P स्पेस में भी वो ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आएगा। और रीज़न क्या है, अगर एक वर्ड में मुझे रीज़न देना है तो दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, राइट। और अगर मैं वेज के अगेंस्ट प्लॉट करूंगी तो सेम डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आएगा। अगर आपको इसको टेस्ट करना है कि सेम डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आएगा तो आप पुरानी वीडियोस देखिए और उसमें वैल्यूज़ जो हैं ये कुछ भी आर्बिट्री वैल्यूज़ दीजिए और ये प्लॉट करके देखिए, बिल्कुल डाउनवर्ड स्लोपिंग ऐसे कर्व आएगा जब मैं वेज के अगेंस्ट एन प्लॉट करती हूँ। उसी तरह मैंने पुरानी वीडियोस में लेबर सप्लाई कर्व डिराइव करा था, और मैंने ये भी बताया था क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है तो मैं W/P की जगह यहाँ W लिख सकती हूँ, राइट। तो ये आ गया मेरा लेबर डिमांड कर्व, लेबर सप्लाई कर्व। अब लेबर डिमांड कर्व क्या है, नेगेटिवली स्लोप है, मतलब रिलेशन वेज और एन का क्या है, नेगेटिव। लेबर सप्लाई कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है। तो ये हुआ। अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं YF, तो ये YF जो है वो इनकी इक्वालिटी से पता चलेगा मुझे, राइट। तो हम देखते हैं कि YF कैसे डिटरमाइन होता है फाइनली। इन शेड्यूल्स की आपको शेप अगर समझ आ गई, पेपर में 1-2 लाइन ज़रूर लिखिए इनकी शेप के बारे में। सो नाउ बारी है YF की डिटर्मिनेशन। ये मेरा ND कर्व है और ये मेरा NS कर्व है, एंड ये एक प्राइस लेवल के लिए बनाया गया है। अगर मैं W/P लिखती तो मैं यहाँ पर ना बोलती कि ये एक प्राइस लेवल के लिए बनाया गया है, बट क्योंकि मैं W ले रही हूँ तो NS कर्व प्राइस लेवल के लिए बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये कर्व्स के बारे में समझने के लिए और जो नॉर्मल इकोनॉमिक्स के कर्व्स के बारे में समझने के लिए मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वीडियोस अपडेट करती रहूँगी। सो आप कभी भी जाकर देख सकते हैं कि ये कर्व्स का शिफ्ट्स और ये कर्व्स एक्चुअली इनका मीनिंग क्या होता है इकोनॉमिक्स में। तो ये NS कर्व है जो एक प्राइस लेवल के लिए बनाया गया है। ये ज़रूर लिखिए ब्रैकेट में प्राइस, इससे पता चलता है कि आपको कितनी क्लैरिटी है कंसेप्ट्स में। और अब इससे कॉरेस्पॉन्डिंगली मैंने एक प्रोडक्शन फंक्शन बनाया। ये प्रोडक्शन फंक्शन की शेप के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज ये नॉर्मल है कि जैसे जैसे मैं लेबर बढ़ाऊंगी मेरा आउटपुट वैसे वैसे बढ़ेगा और ये ऐसे बनेगा, और हर एक पॉइंट n के कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरा y है। क्यों? क्योंकि ये k बार तो मेरा फिक्स है, राइट। तो ये देखिए, इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे भी n है, इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे भी n है, ठीक है। उसके बाद मेरा आता है AS कर्व। तो ये जो लेबर मार्केट में हम जो इतना शेप समझ रहे हैं वो AS कर्व की डेरिवेशन के लिए समझ रहे हैं। मैंने आपको बोला जब NS = ND होगा तो मेरा YF कर्व YF आएगा इससे, राइट। और जब मेरा YF आएगा, P और Y के रिलेशन को कितना वो सप्लाई करेगा, YS मतलब जितना एक प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा प्राइस चेंज होने पे, उसको मैं AS कर्व बोलती हूँ। और ये जो AS कर्व है ये क्लासिकल्स में वर्टिकल होता है। तो हम यहाँ पर यही देखेंगे कि YF कैसे डिटरमाइन होता है और उस YF के चलते AS मेरा कैसे वर्टिकल होता है। तो फ्रेंड्स, ये ND और NS है, जहाँ पर ये इक्वल होंगे, इस पॉइंट पे इक्वल है, ये मैं मार्क कर लेती हूँ। अब ये पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरा N क्या है, NF, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट है।
अब यही NF के कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरा आउटपुट कितना है, ये मेरा आउटपुट और लेबर का रिलेशन है, ये NF है। तो मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूंगी तो ये YF बन जाएगा। आ गया आपका YF, दिस इज योर YF। N के कॉरेस्पॉन्डिंगली जब आपने प्रोडक्शन फंक्शन यूज करा तो आपका YF आया। अब इसी YF को अगर मैं PY स्पेस में डिनोट करती हूँ तो ये मेरा YF आ रहा है। ये क्या है बेसिकली, सपोज OM है, ये OM का मैंने डिस्टेंस मेजर करा और मैंने यहाँ पर OM ले लिया। और मैंने एक बात बोली कि ये सब एनालिसिस एक कांस्टेंट प्राइस के चलते हैं, जो मैंने बनाया कि NS एक प्राइस का फंक्शन है, तो वो कांस्टेंट प्राइस सपोज कीजिए OP है, ठीक है। तो मैं ये पॉइंट यहाँ पर बना सकती हूँ, एक मेरे पास YF का पॉइंट है, एक मेरे पास प्राइस का पॉइंट है, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया। अब एज की डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, एज की डेरिवेशन के लिए मैंने एज्यूम करा OP प्राइस से OP डैश हो गया मेरा प्राइस बढ़ गया, तो ये मेरा पहले प्राइस OP था, अब मेरा OP डैश हो गया। तो अब मेरे कर्व्स में क्या चेंज आएगा, सबसे पहले ND कर्व जब मैंने बनाया है तो वो ND कर्व क्या था, P इज इक्वल टू W इज इक्वल टू P इंटू MPN। मेरा जो P है वो बढ़ गया यहाँ पर, राइट, मेरा P बढ़ गया। और दूसरी तरह से सोचिए, आप फर्म्स हैं, आप लेबर की डिमांड कर रहे हैं, अब आपको मार्केट में आप जाते हैं, अब आपको अपने गुड्स के लिए ज़्यादा प्राइस मिलता है। तो जब आपको अपने गुड्स के लिए ज़्यादा प्राइस मिलता है तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे मेरे को और लेबर की डिमांड करोगे ताकि आप और आउटपुट प्रोड्यूस कर सको, तो आपकी लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी। और जब भी लेबर की डिमांड बढ़ती है तो मेरा ये राइटवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। हालांकि जब आप वर्कर्स हैं, आपको पता चला प्राइस तो बढ़ गया, अब आप गुड्स खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो जब आप गुड्स खरीदने जाते हैं मार्केट में, अब आपको महंगे मिल रहे हैं, लेकिन ये आपको वेज कितनी दे रहे हैं, ये तो उतनी जितनी आपको मिल रही थी उतनी दे रहे हैं आपको। तो आप कहते हैं कि इस अब प्राइस बढ़ गया है तो मेरी वेज भी बढ़ाओ ना। तो आप क्या करते हो, आप अपनी लेबर की सप्लाई जो है वो कम कर लेते हो। जैसे कि मैंने बताया ये एक कांस्टेंट प्राइस के लिए है। अब आपका W/P क्या है, P बढ़ा तो आपकी जो रियल वेज रेट है वो कम हो गई, मतलब आपकी इनकम जो है वो कम हो गई। तो आप बोलते हो कि अगर ये इनकम है, कोई भी चीज़ का जो प्राइस है वो कम होता है, जब आपको एक कम रिटर्न मिल रहा है तो आप कम काम करोगे, राइट। अगर वे, क्योंकि हमने क्या माना था, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो ग्रेटर है, तो जब मेरा लेबर सप्लाई कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है, राइट। तो वे अगर रियल वेज मेरी कम हो रही है, राइट, तो रियल वेज जो मेरी कम हो रही है तो मैं काम भी कम करूंगी एक कांस्टेंट प्राइस के लिए, तो ये मेरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और ये तब तक शिफ्ट होगा, क्लासिकल्स कहते हैं वेज तब तक बढ़ेगी। वेज बढ़ने का मतलब यहाँ पर मैं अभी बताऊंगी, ये NS तब तक शिफ्ट होगा जब तक ये NF आउटपुट रहेगा, और अगर NF आउटपुट रहेगा तो YF रहेगा यहाँ पर, और अगर YF रहेगा तो इस प्राइस के लिए मेरा जो आउटपुट का मैं मार्क लगाऊंगी मैं यहीं लगाऊंगी। अब अगर मेरे को AS कर्व चाहिए, मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दिया मैंने, ये आ गया मेरा AS कर्व। तो आपने देखा ये कैसे वर्टिकल आया। और कुछ बातें हैं यहाँ पर नोट करने वाली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या बातें हैं, जो आप देखिए जो वेज में इंक्रीज़ है, यहाँ पर जितना मेरा प्राइस इंक्रीज़ हुआ था उतनी ही मेरी नॉमिनल वेज इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मेरी जो रियल वेज है अल्टीमेटली कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट रहेगी मतलब लेबर की जो सप्लाई है एट द, मतलब मेरी W/P जो है वो कांस्टेंट है, जितना वो अर्न कर रहा है वो हमेशा कांस्टेंट है। क्यों, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा वो कहेंगे हमारी वेज बढ़ाओ, अगर नहीं बढ़ाओगे तो वो अपनी लेबर सप्लाई जो है वो यहाँ कम कर रहे हैं, राइट। लेबर सप्लाई कम हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली अगर वेज वो आपको बेसिकली ज़्यादा प्राइस हो गया, आपको महंगे गुड्स मिल रहे हैं, तो आप कहोगे ना मेरी वेज बढ़ाइए, तो वैसे ही वो अपनी सप्लाई जो है वो कम कर लेते हैं, ठीक है। तो W/P जो है मेरा कांस्टेंट रहता है। और बुक्स में आप एक और कर्व देखेंगे जिसमें W/P और ये ND कर्व है, ये NS कर्व है, ये शिफ्ट ही नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा, क्योंकि इन कर्व्स में प्राइस की एडजस्टमेंट को इन्होंने ले लिया है। इस वाले में आपने प्राइस को कांस्टेंट माना तो ये शिफ्ट होएगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आपका जितने से प्राइस बढ़ रहा है उतने से वेज बढ़ रही है, और ये सब एडजस्टमेंट्स जब आप कर लेंगे तो ये कर्व शिफ्ट नहीं होंगे। जो अल्टीमेटली इफेक्ट है इस पे, जब रियल वेज के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो सब कुछ निल है।
तो यही जो है क्लासिकल थ्योरी है कि जो आपका जो वाई एफ है वो कांस्टेंट रहता है, राइट। तो चलिए अब देखते हैं कि सेज लॉ और बाकी जो हमने स्टार्टिंग में दो चीज़ें डिस्कस करी थी वो इस थ्योरी में कहाँ से दिख रहा है। उसके लिए ये देखिए, अब जो लास्ट में हमने देखा था वो था मेरा लेबर इक्विलिब्रियम, मतलब कि मेरा जो एन डी इज इक्वल टू एन एस था, जिससे आपका वाई एफ आ गया और जिससे आपका एक ए एस शेड्यूल आ गया जो प्राइस और वाई एस में रिलेशन है। हालांकि जो पूरी मार्केट का इक्विलिब्रियम है वो तब डिटरमाइन होता है जब टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई, किस चीज़ की, गुड्स की, राइट। और गुड्स की डिमांड को मैं एग्रीगेट डिमांड बोल सकती हूँ, सप्लाई को मैं एग्रीगेट सप्लाई कर सकती हूँ। अब सप्लाई तो आपके पास है, आपने डिराइव करा था ये वर्टिकल ए एस, ये डिमांड जो है मेरी इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, और वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए आप लॉस समझने के लिए देखिए, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो उससे क्या होगा। सपोज कीजिए मेरी डिमांड बढ़ गई, जैसा कि हमने कहा था कि डिमांड का कोई रोल नहीं होता, तो कैसे देखते हैं, मेरी डिमांड बढ़ गई, ये शिफ्ट हो गया। अब अगर मेरी डिमांड बढ़ी, ये ऐसे शिफ्ट हुआ, तो इसमें अब मेरा आउटपुट क्या रहेगा, जो इनके इंटरसेक्शन है ए एस इज इक्वल टू ए डी, मेरा इक्विलिब्रियम ये हो गया। ई और ई एफ में प्राइस चेंज हुआ, बट क्या मेरा वाई एफ चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। तो डिमांड बढ़े घटे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा जो आउटपुट है वो तो हमेशा वाई एफ ही रहेगा। और ये वाई एफ कहाँ से आता है, जब एन डी इज इक्वल टू एन एस। तो ये मेरा सेज लॉ जो है वो प्रूव कर दिया मैंने आपको कि कैसे सेज लॉ होल्ड करता है, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। अब सपोज मेरा ए डी बढ़ गया, ठीक है। अब प्राइस अगर नहीं बढ़ेगा, सपोज कीजिए प्राइस बढ़ा, प्राइस भी तो बढ़ा है ना यहाँ पर, लेकिन सपोज कीजिए मैं यहाँ पर हूँ और मेरा प्राइस जो है वो बढ़ ही नहीं रहा, मतलब कि प्राइस किसी भी रिजिडिटी की वजह से नहीं बढ़ रहा, तो क्या मैं ये पॉइंट पे रीच करूँगी, ये पॉइंट पे तो मैं तभी रीच करूँगी ना जो मेरा प्राइस बढ़ेगा। सपोज करिए मेरी एग्रीगेट डिमांड बढ़ी सिर्फ इसी प्राइस पे, मेरा प्राइस फिक्स्ड है, तो मैं इस पॉइंट पे आ जाऊँगी। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के लिए मेरा जो प्राइस है वो बढ़ना पड़ेगा। तो प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट असम्पशन है। तो मैंने दिखाया कि कैसे ये दो असम्पशंस से आप होल्ड करती हैं क्लासिकल्स में, कैसे ये दो असम्पशंस का रोल है। अब फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे कि कैसे मनी मार्केट क्लासिकल्स में आता है, मतलब कि अभी तक हमने गुड्स मार्केट डिस्कस करा, ये सब गुड्स मार्केट है। ये एडी की डेरिवेशन करेंगे जब हम मनी का रोल लाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इंटरेस्ट रेट्स की भी बात करेंगे क्लासिकल्स में। लेकिन ये आप पढ़ लीजिए पहले, क्लासिकल्स की ये जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।